2026 के इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी को लगता था और आरएसएस ने कहा बस यहाँ पर सीन थोड़ा सा उल्टा हो गया। टोनी स्टार्क ने चुटकी बजाई और टीएमसी की आधी पार्टी ही गायब हो गई। ये भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। 11,000 वोट से ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट हार गई हैं। ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। नंदीग्राम दोहराता हुआ दिख रहा है बंगाल में और भवानीपुर भी नंदीग्राम हो गया ममता बनर्जी के लिए। नाउ दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज 2024 में अगर आप कोई भी न्यूज चैनल खोलते तो उसपे एक ही चीज चल रही होती थी, ममता बनर्जी इज द लास्ट वॉल स्टैंडिंग। हर चैनल पे, हर पैनल डिस्कशन में यही चलता था। ममता बंदोपाध्याय इज एमिनेंटली क्वालिफाइड टू लीड नॉट ओनली द इंडिया अलायंस बट इंडिया इटसेल्फ। জীবনে রক্ত থাকতে আমরা বাংলা দখল করতে দিচ্ছি না। मतलब बेसिकली सबको लगता था कि ममता बनर्जी का बंगाल एक अनब्रेकेबल किला है, विच इज इम्प्रेसिव, बट टाइटैनिक के बारे में भी लोग ऐसे ही बोलते थे। अब टाइटैनिक में वो फर्नीचर के टुकड़े पे 2 लोगों की जगह थी या नहीं ये डिबेट का टॉपिक है, पर हमारे केस में तो जैक ने बोला रोज वैन तो समंदर में विलीन हो जा, फर्नीचर मैं रख रहा हूँ। क्या सीन है। द पॉइंट इज इनएविटेबल एक डेंजरस वर्ड है। तो लेट्स एक्चुअली लुक एट व्हाट वाज रियली हैपनिंग इन बंगाल जब टीवी एंकर्स ममता को इनविंसिबिलिटी का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फैक्ट्रीज बंद थी, यूथ माइग्रेट कर रहा था और करप्शन गली मोहल्ले में ऐसा बट रहा था जैसे पाकिस्तान में इफ्तार की बिरयानी बटती हो। बट इन बिटवीन ऑल दिस एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जिसने ग्राउंड पर एकदम मीटर खींच के रखा था, बीजेपी के डैडी आरएसएस। एंड द स्टोरी ऑफ आरएसएस इन बंगाल स्टार्ट्स 15 इयर्स बैक। पर उससे पहले हम देखते हैं कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल की क्या अवस्था हुई। साल 2011 में ममता ने लेफ्ट को डिफीट किया। विधि द्वारा स्थापित भारतवर्षेर संविधानेर प्रति आमि अकपट श्रद्धा और निष्ठा पोषण करिब। 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मार्क्स के पूर्व द्वार में चली गई और ममता ने धीरे धीरे कांग्रेस का वोट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हुआ और दीदी ने वेलफेयर स्कीम्स की इंडस्ट्री लगा दी, विच बाय द वे वाज द ओनली इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन बंगाल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम था। वेलफेयर देना और गवर्नेंस करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ आपको एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक अच्छा भी हो पर खाना वहाँ का टट्टी हो तो आप रेस्टोरेंट फिर से नहीं जाओगे। और उसी में अगर ये भी पता चले कि बिल आपको 4x ज्यादा लगाया है और शेफ करप्शन स्कैंडल में पकड़ा गया था और 2 दिन पहले मंडी से पुरानी सब्जी लेके आए हैं, तो आपकी उस रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा ही नहीं होगी। बट बंगाली पीपल आर वेरी लार्ज हार्टेड। वो 2 बार और उस रेस्टोरेंट में गए। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब बात करते हैं टीएमसी के करप्शन रिकॉर्ड की जो एकदम कंसिस्टेंट था। 2016 में एसएससी स्कैम हुआ, टीचर्स वर हायर्ड इन एक्सचेंज फॉर कैश। 2018 में टिट स्कैम, मेरा मतलब है टीटी स्कैम, मोर टीचर्स मोर कैश सेम एनर्जी। 2020 में नारदा स्ट्रिंग, मिनिस्टर्स ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए। 2022 में कोल स्मगलिंग, 2023 में कैटल स्मगलिंग। मुझे जेन्युइनली लगता था कि करप्शन में कांग्रेस को कोई बीट नहीं कर सकता, बट जैसे कि जेम्स बॉन्ड ने कहा था, नेवर से नेवर अगेन। ममता दीदी लिटरली दिखाने लगी कि करप्शन कैसे कैसे किया जाता है। टीएमसी ने यह इंश्योर किया कि उनका करप्शन इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो कि उसमें गाय तक शामिल हो जाए। चारा को तो ऑलरेडी आदरणीय लालू जी शामिल कर ही चुके थे। दीदी ने कहा कि चारा तो आ ही गया है मालिक, उसके साथ थोड़ी गाय भी आ जाती तो और मजा आ जाता। हेलो हाँ मालिक। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ममता बनर्जी को एक्चुअली पता था कि आरएसएस ग्राउंड पे क्या काम कर रहा है और उन्होंने उसे अपोज करने की कोशिश भी की। ये भी कहा कि आरएसएस फ्रस्ट्रेशन में बंगाल को टारगेट कर रहा है। बट व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग, बंगाल में एक मेजर प्रॉब्लम चल रही थी। 2020 तक लाखों बंगाली यूथ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका माइग्रेट कर रहे थे बीजेपी गवर्न स्टेट्स में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर में बैठ के ये कंप्लेंट करो कि बगल वाले का घर एकदम बेकार है, फिर रात को उसके आंगन में जाके सो जाओ, सुबह वापस अपने घर आओ और फिर से कहो कि बगल वाला तो फैसिस्ट है। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। बंगाली पॉपुलेशन वाज नोइंग कि टीएमसी कुछ काम नहीं कर रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जॉब्स नहीं है, स्टिल दे केप्ट वोटिंग फॉर ममता। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा सकता हूँ, पर अपना ज्ञान खोदने के लिए मैं आपको एक पॉलिटिकल थियरी से बताता हूँ। ग्रामसी ने कहा था 2 टाइप्स के वॉर होते हैं, वॉर ऑफ पोजीशन और वॉर ऑफ मनूवर।
वॉर ऑफ पोजीशन माने आप नरेटिव बनाओ, सारी इंटेलिजेंट क्लास और बाकी मासेस को अपनी आइडिया सेल करो और जब सब तुम्हारे साथ हो जाए तब मनूवर करो। अगर हमारी बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो पहले नरेटिव बनाओ और फिर सत्ता मिलेगी। आरएसएस ने वही किया। वो लिटरली गांव गांव जाके पूछ रहे थे कि बंगाली यूथ बाहर क्यों भाग रहा है। नाउ दिस वाज अ लेजिट क्वेश्चन और इससे काफी बंगाली लोग अनकंफर्टेबल हो गए और आरएसएस को वही करना था क्योंकि बंगाल उनका एक सपना था जो काफी सालों से पूरा नहीं हुआ। 1947 में पार्टीशन हुआ तब कांग्रेस के अपोजिशन में एक कंजर्वेटिव लीडर खड़े हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, Bengali intellectual, Jansangh founder, partition opponent, a man who died in detention protesting Kashmir policy. आरएसएस के लिए बंगाल सिर्फ एक इलेक्टोरल स्टेट नहीं था, it was an unfinished business. मुखर्जी ने जो मूवमेंट शुरू की थी, बंगाली नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस, एंटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स, इंटीग्रेटेड इंडिया, वो 1953 में उनके डेथ के साथ आलम भाई के चाय की तरह अधूरी रह गई थी। 2021 में बीजेपी ने टफ फाइट दी, कुछ लोगों ने साथ दिया, बट इवेंचुअली ममता केम बैक टू पावर और उसके बाद शुरू हुआ पोस्ट पोल वायलेंस। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। टीएमसी वर्कर्स ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में टारगेट किया, उनके घर जलाए गए, ऑफिसेज जलाए गए, जगह जगह पर बीजेपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। अब ऐसे सिचुएशन में स्टैंडर्ड पॉलिटिकल रिस्पांस होता है रिट्रीट, पर आरएसएस प्रचारक अफेक्टेड विलेजेस की तरफ गए, रिलीफ कैंप्स लगाए, केसेस डॉक्यूमेंट किए, पीआईएल्स फाइल किए और रुके। 18 महीने बाद हर गांव में संघ की शाखाएं थी। ये आरएसएस का प्रूवन प्लेबुक था। ओडिशा साइक्लोन 1999, गुजरात अर्थक्वेक 2001। जब सब लोग छोड़ के जाते हैं तब आरएसएस रुकता है, लोगों की मदद करता है। ये टीएमसी को पता था, बट स्टिल दे वर रेकलेस। इसके कुछ ही टाइम बाद संदेश खाली हुआ। टीएमसी स्ट्रॉन्गमैन शेख शाहजहां पर एलिगेशन लगे कि वो ट्राइबल और रूरल वुमेन के साथ ज्यादती कर रहा था और जमीन छीन लेता था। आप समझ रहे हैं ये पॉलिटिकली कितना डिवास्टेटिंग था। टीएमसी का पूरा ब्रांड आर्किटेक्चर एक आइडिया पर खड़ा था। ममता बनर्जी एक फीमेल लीडर अपने आप को बंगाल की महिलाओं की प्रोटेक्टर प्रोजेक्ट करती थी, पर ये सिर्फ नाम का ही प्रोजेक्शन था। इनकी हरकतें तो कालनेमी जैसी थी, मुंह में राम और बगल में छुरी। पर इसी ट्रिगर से आरएसएस प्रिपरेशन और जोर से शुरू हुआ। राष्ट्रीय सेविका समिति, आरएसएस की एफिलिएटेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी उन बेल्ट्स में शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रही थी। तो जब संदेश खाली एक्सप्लोड हुआ तो आउटरीच को ऑर्गेनाइज करने के लिए आरएसएस के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही थी। आरएसएस वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या मूवमेंट था जिसने हिंदू मासेस को ममता के अगेंस्ट फ्लिप कर दिया। अगस्त 2024 को याद कीजिए, शेख हसीना की गवर्नमेंट को यूएस डीप स्टेट ने हटा दिया। When they overthrew the government of Bangladesh 4 months ago in September 2024, these are leaked documents that were published in the Grey Zone just 3 months ago. Suddenly टेम्पल वैंडलिज्म, हिंदू माइनॉरिटी पर अटैक स्टार्ट हुए और इंडियन मीडिया ने इसको ढंग से कवर किया। भगवान भगवान रक्षा करो प्रभु। अब यहाँ पर टीएमसी की सिचुएशन जेन्युइनली ऑकवर्ड थी। ममता बनर्जी का शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ वार्म रिलेशनशिप था। हसीना की सेक्युलर इमेज टीएमसी के नैरेटिव का पार्ट थी। देखो, बांग्लादेश में भी सेक्युलर गवर्नमेंट है, बॉर्डर स्टेबल है, सब ठीक है, और फिर हसीना गई, उसी के साथ टीएमसी का बांग्लादेश कार्ड भी गया और बॉर्डर सिक्योर है का नैरेटिव भी गया। क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, कूच बिहार, जो लोग डिकेड से इन्फिल्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट टीवी डिबेट नहीं थी, ये उनके लिए एक लिव्ड एक्सपीरियंस था। और आरएसएस उसी को कैपिटलाइज करने वहां पर था सालों से। सो जब बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, आरएसएस को कोई नया नैरेटिव नहीं बनाना पड़ा, उनका नैरेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। उन्हें बस पॉइंट करके तुम्हारे मम्मी की तरह बोलना था, मैंने तो ये पहले ही कहा था। सेकंड पॉइंट वाज टीएमसी के पास इस इशू को रिस्पॉन्ड करने के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी क्रेडिबल वॉइसेस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वहां कभी नैरेटिव बिल्ड ही नहीं किया। उन्होंने डिसमिस किया, और डिसमिस करना अल्टीमेटली एक चॉइस होती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब मीडिया को ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मीडिया सिर्फ रैलीज कवर करता है, आरएसएस की सुबह की शाखा कवर नहीं होती। लेकिन बंगाल का ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली वही डिसाइड हुआ। लेफ्ट एरा में बंगाल में रफली 830 आरएसएस शाखा थी। 2021 तक
वो करीब 3000 के पास पहुंची और 2025 तक वो नंबर बढ़ के 4500 प्लस हो गया। जंगल से लेके शहर तक हर उस रीजन में जहाँ पे बीजेपी की प्रेजेंस 0 थी, वहाँ पर आरएसएस ने अपनी प्रेजेंस बनाई। अब शाखा को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया उसे यूजुअली गलत फ्रेम करता है। शाखा सिर्फ आइडियोलॉजिकल स्पॉट नहीं है, ये एक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और यही इंफ्रास्ट्रक्चर बंगाल में पोलिंग के वक्त काम आया। स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 80,000 पोलिंग बूथ है। बीजेपी आरएसएस का मंत्र है एवरी बूथ मैटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टीएमसी का स्ट्रक्चर ममता सेंट्रिक था, लोकल स्ट्रॉन्गमैन सेंट्रिक था। अगर एक स्ट्रॉन्गमैन वीक हुआ, करप्ट हुआ या फिर स्विच कर लिया तो ममता का पूरा लोकल स्ट्रक्चर हिल जाता था। वही दूसरी ओर आरएसएस का स्ट्रक्चर पूरा उल्टा था, एकदम डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। अगर एक हाथ लोकल लीडर वीक भी हुआ तो सिस्टम सर्वाइव करता था क्योंकि सिस्टम लीडर पे नहीं स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक समझो ब्रांड की चेन कंपेयर करो जिसमें पूरी की पूरी चेन एक ओनर पे डिपेंडेंट है, तो अगर ओनर बीमार हुआ तो पूरी चेन बंद पड़ जाती है। एंड कंपेयर दिस विद ऐसी चेन जहां पर हर शिफ्ट का मैनेजर इंडिपेंडेंटली ट्रेंड हो। तो पहले वाले में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है और दूसरे वाले में रेजिलियंस है। बंगाल में टीएमसी के सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का नाम था ममता बनर्जी एंड दैट पॉइंट वाज फेलिंग रियली हार्ड क्योंकि लोग वायलेंस से तंग आ चुके थे। हिंसा बंगाल में गवर्नेंस का एक्सटेंशन बन चुका था, लेफ्ट एरा से टीएमसी तक। इसमें फियर का एक बैरियर क्रिएट हुआ। लोग वोट देना चाहते थे पर घर से बाहर निकलना, ओपनली किसी पार्टी को सपोर्ट करना, पोलिंग बूथ तक जाना, ये डेंजरस फील होता था। टीएमसी की स्ट्रेंथ पार्शियली इसी फियर पर बिल्ट थी। जैसे आपने स्कूल में भी एक्सपीरियंस किया होगा, हर स्कूल में एक बुली होता है। सब लोग जानते हैं ये बुली है, सब लोग प्राइवेटली डिस्कस भी करते हैं कि ये बुली है, पर कोई ओपनली कन्फ्रंट नहीं करता क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। पर अचानक एक दिन एक बंदा खड़ा होता है, उसे देखकर और 4 लोग खड़े होते हैं। अब बुली के पास तो एक ही वेपन होता है, वो ये अज्यूम करता है कि सब लोग डरेंगे, पर जब ये अजम्पशन टूट जाता है तो सब कुछ टूट जाता है। 2026 में बंगाल का अनयूजुअली हाई वोटर टर्नआउट फियर बैरियर टूटने का सिग्नल था। इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री में ये पैटर्न डॉक्यूमेंटेड है। हाई टर्नआउट इन इनकम्बेंट स्टेट, जहाँ इतना हाई टर्नआउट होता है वहाँ पे नेचुरली एंटी इनकम्बेंसी वेव होती है और बंगाल में एग्जैक्टली वही डेवलप हो रहा था। And that's why 2026 result was called unexpected क्योंकि एनालिस्ट शाखा काउंट ट्रैक नहीं करते, एनालिस्ट सिर्फ रैली कवर करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स फियर मॉन्गरिंग लिख के अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके लिए ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था वो गलत जगह पे देख रहे थे। सही जगह थी एक गाँव में सुबह 6 बजे, जहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, कोई एंकर नहीं था, सिर्फ एक शाखा थी। ममता का एम्पायर एक इलेक्शन में नहीं गिरा, वो पिछले 15 साल से ईट करके गिर रहा है। 2026 was just the final blow and RSS was the one who delivered it। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।